Friends, welcome in science class. Hope you all are fine and you did the chapter 5 part D in your fair notebook. Now today we will do part E. We will discuss questions answer of part E. Let's start. First question, how does calcium phosphorus deficiency affect our body? कैल्शियम और फॉस्फोरस हमारी बॉडी में किस लिए चाहिए होता है? बोन्स के लिए। और किस लिए चाहिए होता है? टीथ के लिए। और अगर इन दोनों न्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी हो जाती है, दोनों की, कैल्शियम की भी और फॉस्फोरस की, तो ये हमारी बॉडी के मेनली कौन से पार्ट को अफेक्ट करेंगे? क्योंकि ये हमें किस लिए चाहिए? या तो बोन्स के लिए चाहिए या टीथ के लिए चाहिए। तो इसलिए ये हमारी बोन्स को अफेक्ट करेंगे और टीथ को अफेक्ट करेंगे। सबसे पहले किसको ख़राब करेंगे? बोन्स और टीथ को, क्योंकि ये दोनों न्यूट्रिएंट्स जो इनकी डेफिशिएंसी को पूरा करते हैं, दोनों न्यूट्रिएंट्स अगर हम नहीं ले रहे तो क्या होगा? कैल्शियम फॉस्फोरस डेफिशिएंसी कॉजेज वीक सॉफ्ट एंड फ्रेजाइल बोन्स। वीक हो जाएंगी बोन्स, सॉफ्ट हो जाएंगी, फ्रेजाइल मीन्स जो जल्दी टूट जाती हैं। ड्यू टू इट द टीथ बिकम वीक एंड लूज देयर शाइन एंड वाइटनेस। टीथ जो हैं वो भी वीक हो जाएंगे, लूज़ हो जाएंगे, अपनी शाइन और वाइटनेस को क्या करेंगे? लूज़ कर देंगे। क्वेश्चन सेकेंड, suggest some measures that can help us to prevent the occurrence of deficiency disease. ऐसे कुछ मेथड्स बताइए जिससे हम डेफिशिएंसी डिसीज़ को होने से बचा सकते हैं। डेफिशिएंसी डिसीज़ हो ही ना, किसी न्यूट्रिएंट की कमी हो ही ना, तो हमें क्या करना पड़ेगा? सबसे पहला पॉइंट, बैलेंस डाइट। बैलेंस डाइट में सारे न्यूट्रिएंट्स एडिक्वेट अमाउंट में, प्रॉपर अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं। The deficiency diseases can be prevented by adopting the following measures. First, one should take a balanced diet containing all types of nutrients. Balanced diet लेनी चाहिए जिसमें सारे nutrients हो, carbohydrates हो, fats हो, proteins हो, vitamins हो, minerals हो. Second, one must follow good food practices and habits. आपको good food practices और हैबिट्स को फॉलो करना है। थर्ड, चिल्ड्रन मस्ट बी गिवन एडिक्वेट अमाउंट ऑफ मिल्क, मिल्क प्रोडक्ट्स एंड डेयरी प्रोडक्ट्स, सॉफ्ट बॉइल्ड राइस, पॉरेज, जो ऐसे फूड जो बहुत जल्दी डाइजेस्ट हो जाते हैं वो चिल्ड्रन को देनी चाहिए, जिससे आपको डेफिशिएंसी डिसीज़ नहीं होगी। जैसे हमने डिस्कस किया कि जो छोटे बच्चे होते हैं 6 मंथ्स टू 3 इयर्स के, उनमें प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट डेफिशिएंसी डिसीज़ हो जाती है। अगर वो सारे न्यूट्रिएंट प्रॉपर अमाउंट में ले रहे हैं तो इन डिसीज़ से हम अपने आप को प्रिवेंट कर सकते हैं। हाउ कैन वी प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ जर्म्स फ्रॉम अ सिक पर्सन टू हेल्दी पर्सन? एक पर्सन बीमार है और वो जो जर्म्स हैं वो हेल्दी पर्सन में बहुत जल्दी ट्रांसफ़र हो जाते हैं। जैसे कि कम्युनिकेबल डिसीज़ की हम बात करें, टू मोस्ट कॉमन टाइप्स ऑफ डिसीज़, कम्युनिकेबल एंड नॉन कम्युनिकेबल। तो एक पर्सन जो सिक है उससे हेल्दी पर्सन में जर्म्स ट्रांसफ़र ना हो, कैसे हम इसे प्रिवेंट कर सकते हैं? वी कैन प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ जर्म्स फ्रॉम सिक पर्सन टू हेल्दी पर्सन बाय अडॉप्टिंग द फॉलोइंग प्रिकॉशंस। क्या क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए? फर्स्ट, ऑल द आर्टिकल्स एंड क्लॉथ्स ऑफ इन्फेक्टेड पर्सन शुड बी डिसइंफेक्टेड। क्योंकि जो भी वो मटेरियल यूज़ कर रहा है, क्लॉथ्स वेयर कर रहा है और आर्टिकल्स यूज़ कर रहा है, वो कहीं ना कहीं उनमें इन्फेक्शन आ जाता है, तो उनको डिसइंफेक्टेंट, डेटॉल जैसे हम यूज़ करते हैं और भी डिसइंफेक्टेंट्स होते हैं, उनसे क्लीन करना चाहिए। द सराउंडिंग्स मस्ट बी केप्ट क्लीन एंड हाइजीनिक। आसपास का जो एनवायरनमेंट है, सराउंडिंग्स हैं, वो क्लीन होनी चाहिए, हाइजीनिक, साफ़ सुथरा। कहीं पे भी गंदगी, कूड़ा करकट नहीं होना चाहिए जिससे जर्म्स जो हैं वो फास्टली स्प्रेड हो। वन मस्ट कवर द नोज़ और माउथ वाइल स्नीजिंग और कफिंग। छींकते हुए और कफ करते हुए क्या करना चाहिए? हाँ, नोज़ को कवर करना चाहिए, माउथ को कवर करना चाहिए। वैक्सीनेशन मस्ट बी डन टू प्रिवेंट डिसीजेज लाइक चिकन पॉक्स एंड पोलियो। वैक्सीनेशन होना चाहिए। वैक्सीनेशन जो हम पहले से ही दे देते हैं इंजेक्शन की फॉर्म में या ड्रॉप्स की फॉर्म में, जैसे पोलियो ड्रॉप्स है, कि वो डिसीज़ हो ही ना, इस टाइप की जो हमें इंजेक्शन दिए जाते हैं इसे हम वैक्सीनेशन कहते हैं। तो वैक्सीनेशन सभी डिसीज़ेज़ का हो सकता है ऑलमोस्ट।
कुछ डिसीज़ का नहीं भी होता, ऑलमोस्ट सभी डिसीज़ का वैक्सीनेशन होता है। तो वो एक एज ग्रुप होता है पर्टिकुलर, जैसे बच्चों को भी लगता है 1 ईयर में, मैंने आपको क्लास में भी बताया था। और ये सब प्रोसेसेस जो हैं, ये सब जो मेथड्स हैं, हम फॉलो करके जो जर्म्स का स्प्रेड है उसको स्टॉप कर सकते हैं, प्रिवेंट कर सकते हैं। 4th क्वेश्चन, ईशा वो सफरिंग फ्रॉम चिकन पॉक्स। चिकन पॉक्स ऐसी डिसीज़ जो कि कम्युनिकेबल है, वायरस से हो जाती है और जिसको हम छोटी माता बड़ी माता बोलते हैं। हर टीचर एडवाइज्ड हर नॉट टू कम टू स्कूल टिल शी हैज़ रिकवर्ड कम्प्लीटली। वाई? चिकन पॉक्स है उसे, और उसकी टीचर ने ये बोला है कि आपको स्कूल नहीं आना है जब तक आप ठीक नहीं हो जाते हैं। ऐसा क्यों कहा उसकी टीचर ने? द टीचर हैज़ एडवाइज सो बिकॉज चिकन पॉक्स इज़ अ कम्युनिकेबल डिसीज़, क्योंकि चिकन पॉक्स एक कम्युनिकेबल डिसीज़ है, एक पर्सन से दूसरे पर्सन में बहुत जल्दी ट्रांसफ़र हो सकती है। One question is more there. 5th, why are deficiency diseases called non-communicable disease? जो deficiency disease होती है उन्हें हम non-communicable disease कहते हैं। The answer is not here, but I will send in PDF, जो मैं आपको PDF डॉक्यूमेंट में सेंड करूँगी, इसका आंसर सेंड कर दूँगी मैं आपको, ठीक है। बट मैं आपको समझा देती हूँ कि डेफिशिएंसी डिसीज़ को हम नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़ क्यों कहते हैं। क्योंकि बेटा डेफिशिएंसी डिसीज़ कैसे होती हैं? जो किसी न किसी विटामिन या मिनरल की कमी से हो जाती हैं, उसकी डेफिशिएंसी से हो जाती हैं, तो उनको हम नॉन कम्युनिकेबल क्यों कहते हैं? क्योंकि वो जो डेफिशिएंसी है वो पर्टिकुलर उसी पर्सन में ही होगी, उस न्यूट्रिएंट की, वो दूसरे पर्सन में नहीं हो सकती। ट्रांसफ़र कैसे हो सकती है? अगर एक पर्सन प्रॉपर न्यूट्रिएंट ले रहा है और दूसरा नहीं ले रहा, जो नहीं ले रहा उसे तो वो डिसीज़ हो जाएगी, पर क्या उस दूसरे वाले पर्सन के पूरे न्यूट्रिएंट लेते हुए भी वो डिसीज़ उस लेस वाले पर्सन से उसमें हेल्दी पर्सन में ट्रांसफ़र हो सकती है? नहीं हो सकती, क्योंकि वो तो अपने न्यूट्रिएंट्स पूरे ले रहा है। इसलिए हम डेफिशिएंसी डिसीज़ को कम्युनिकेबल डिसीज़ नहीं कहते, क्या कहते हैं? नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़। ओके, अब जैसे एक पर्सन है, वो प्रॉपर अमाउंट में सारे न्यूट्रिएंट्स ले रहा है, बैलेंस डाइट ले रहा है, उसे कोई डिसीज़ नहीं है। एक पर्सन आयरन नहीं ले रहा, आयरन वाले फ्रूट्स वेजिटेबल्स नहीं ले रहा, उसे एनीमिया हो गया, क्या वो अपना एनीमिया दूसरे पर्सन को ट्रांसफ़र कर सकता है? नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि वो हेल्दी है, वो अपनी डाइट प्रॉपर अमाउंट में ले रहा है। सो दिस इज़ अबाउट 5th क्वेश्चन. It is not here, but I will send in the PDF in documents. Okay. Now we will discuss value based question. Value based question पेज नंबर 57 पे गिवन है आफ्टर पार्ट E. रजत हैड टू गो थ्रू अ स्लम एरिया वाइल ऑन हिज वे टू स्कूल. रजत जो है वो स्लम एरिया से जाता है. स्लम एरिया ऐसा जहाँ पे मतलब झुग्गी झोपड़ी वाले जो बच्चे होते हैं. ही नोटिस दैट सम स्लम चिल्ड्रन लुक वीक एंड पेल, वर क्वाइट इनएक्टिव. जो स्लम एरिया के बच्चे हैं वो वीक हैं, पेल हैं और एक्टिव भी नहीं हैं. और वो उनको ये देख रहा है कि उस एज के बच्चे जो कि खेलते हैं कूदते हैं बट वो नहीं खेल रहे. तो उसने ये प्रॉब्लम अपनी साइंस टीचर से डिस्कस की. तो साइंस टीचर उसने रीज़न पूछा कि वो इतने इनएक्टिव क्यों थे, क्यों जो उसने ऑब्जर्वेशन की, ना वो अच्छे से खेल रहे थे, ना वो एक्टिव दिख रहे थे, वो वीक थे, पेल थे. हिज टीचर लॉन्ग विद हेल्प ऑफ स्कूल डॉक्टर ऑर्गेनाइज्ड अ मेडिकल कैंप फॉर स्लम चिल्ड्रन. तो उसकी टीचर ने स्कूल डॉक्टर के साथ एक मेडिकल कैंप ऑर्गेनाइज़ किया जिसमें उसने स्ट्रीट प्ले किया, जिससे उसने ये बताया कि जो इतनी कॉस्टली फूड, ज़रूरी नहीं है कि हमें प्रोटीन्स की कमी को पूरा करने के लिए बादाम ही खाने हैं. हम और चीज़ों से भी अपनी प्रोटीन्स की कमी को पूरा कर सकते हैं. हम भुने हुए चने भी खा सकते हैं, हम मूंगफली भी खा सकते हैं, ग्राउंडनट्स भी खा सकते हैं. ठीक है, तो ऐसी चीज़ें भी हमारी बॉडी के अंदर उन न्यूट्रिएंट्स को पूरा कर सकती हैं. सो वाई डिड द स्लम चिल्ड्रन लुक वीक एंड पेल. क्यों दिखते थे वो वीक और पेल? क्योंकि वो प्रॉपर डाइट नहीं ले रहे, वो बैलेंस डाइट नहीं ले रहे. तो उसने अपनी टीचर से हेल्प मांगी. तो उसकी टीचर ने क्या किया, उनके लिए एक कैंप ऑर्गेनाइज़ किया. और ऐसी बहुत सारी फूड आइटम्स हैं जो हम कॉस्टली नहीं हैं बट हमारी न्यूट्रिएंट्स की कमी को बहुत अच्छे से पूरा करती हैं. ठीक है, दैट्स ऑल अबाउट टुडेज़ क्लास. You have to write this part E in your fair notebook and you have to learn the chapter also. Thank you. Have a nice day.